गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने अपनी ऑनलाइन क्लासेस के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था दैनिक जीवन में रसायन। हमने इसके अंदर पढ़ा कि कैसे कौन कौन से रसायन हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं, हम इनका निर्माण कैसे करते हैं, इनके उपयोग क्या क्या हैं, इनके गुण क्या क्या हैं। ठीक है, हम पिछली क्लास को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक्स। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं रिकॉलिंग ऑफ दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, दैनिक जीवन में 3 प्रकार के रसायन हम यूज में ले रहे थे, अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल के क्या गुण थे? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे HCl, HNO3, H2SO4। क्षार ये स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? नीला। ठीक है, उदाहरण NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस। लवण ये स्वाद में या उदासीन होते हैं या स्वादहीन होते हैं या फिर उस तत्व पे निर्भर करते हैं जिस तत्व का लवण वो बना हुआ है। ठीक है, ये ना ही अम्ल होते हैं ना ही क्षार होते हैं, तो ये लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखाते हैं। एग्जाम्पल NaCl, नमक। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि कैसे कुछ वैज्ञानिकों ने इनके बारे में संकल्पनाएं दी, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा आर्हेनियस के बारे में। आर्हेनियस के अनुसार यदि कोई रसायन, यदि कोई केमिकल किसी जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता देता है या H+ आयन त्यागता है तो उसे अम्ल कहेंगे। आर्हेनियस ने अम्लों को 2 भागों में बांटा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जो रसायन H+ आयन का तुरंत त्याग कर दे, प्रबल अम्ल, और दुर्बल जो धीरे धीरे H+ आयन का त्याग करे, जिसकी तीव्रता कैसी हो? कम। ऐसे ही क्षार के बारे में आर्हेनियस ने कहा कि क्षार वे रसायन होते हैं जो कि जलीय विलयन में OH- आयन का त्याग करते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार जो तीव्रता से OH- आयन का त्याग कर दे और दुर्बल जो धीरे धीरे OH- आयन का त्याग करे। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना। इसमें ब्रांस्टेड ने बताया अम्ल तो प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा लुईस के बारे में, लुईस संकल्पना। लुईस ने बताया कि अम्ल तो इलेक्ट्रॉन युग्म के ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, और क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। ठीक है, आज हम इनका अपने दैनिक जीवन में कुछ उपयोग पढ़ते हैं कि दैनिक जीवन में इनके क्या क्या उपयोग हैं, और उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इनकी धातु अधातु के साथ क्या क्या क्रियाएं होती हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से। ठीक है, सबसे पहला अम्ल की धातु से क्रिया। जब अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तब क्या होता है? ठीक है, हम एग्जांपल लेकर समझाते हैं इसको। ये हमारे पास एक अम्ल है H2SO4। ठीक है, ओके, ये हमारे पास क्या है? धातु। ओके, क्या होगा? यहां से जब क्रिया होगी तब हमारे पास तत्व बनेगा ZnSO4 और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। मतलब जब अम्ल धातु से क्रिया करेगा तब कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातु से क्रिया कर, अम्ल धातु से क्रिया कर लवण बनाता है। ये हमारे पास क्या बन गया? लवण। एवं H2 गैस देता है, एवं H2 गैस देता है। ठीक है, जब अम्ल की किसी धातु से अभिक्रिया करेंगे तब धातु उसमें से हाइड्रोजन गैस तो निकाल देगा और खुद किसका निर्माण कर लेगा? लवण।
इतना समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है देखिएगा, हम अम्ल लेते हैं 2HCl और इसकी रिएक्शन करा देते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या है, एक धातु ऑक्साइड। अब इसमें क्या होता है, बहुत आराम से देखिएगा, इसमें हाइड्रोजन के दो तत्व हैं, क्लोरीन के भी कितने तत्व हैं, दो। तो यहां से दो तो हाइड्रोजन बनते हैं और दो ही क्या बनते हैं, क्लोरीन। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, यहां पर Cu+2 बनेगा और O-2 बनेगा। ठीक है, इसके बाद ये दोनों तो रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, CuCl2, CuCl2, और यहां पर हाइड्रोजन के दो आयन बने और ऑक्सीजन का कितना आयन बना, एक। तो ये साथ में क्या बना लेगा, H2O। ये साथ में क्या बना लेगा, H2O, मतलब अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया कर लवण व जल बनाता है। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। अम्ल की जब धातु से विक्रिया कराई जाती है तब इस केस में हाइड्रोजन तो क्या हो जाते हैं अलग और SO4-2 क्या हो जाता है अलग। ये दोनों रिएक्शन करके तो क्या बना लेते हैं, ZnSO4, और साथ में कौन सी गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जब अम्ल की धातु ऑक्साइड से विक्रिया कराई जाएगी तब HCl की किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड। तो यहां से हमारे पास लवण के तौर पर तो बनता है CuCl2 और साथ में क्या बन जाता है, जल। ठीक है, अब है थर्ड, धातु की, हाँ चलो इस तरीके से ले लेते हैं, धातु की क्षार से अभिक्रिया। ठीक है, हम कोई भी एक क्षार ले लेते हैं NaOH और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं ZnS। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास यहां पर बनेगा ZnOH का होल ट्वाइस और साथ में क्या निकल जाएगा, Na। ठीक है, क्या यहां पर कोई परिवर्तन हुआ, पहले एक क्षार था एक धातु थी, अभी क्या है, एक क्षार और एक धातु। ठीक है, अभी क्या है, एक क्षार और एक धातु। तो यहां पर कोई अभिक्रिया हो ही नहीं पाती है, क्यों, क्योंकि कोई नया तत्व नहीं बनता है, लवण का निर्माण नहीं होता है। तो धातु की क्षार से अभिक्रिया में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्षार धातु से अभिक्रिया कर नया उत्पाद नहीं बनाता। ठीक है, नया उत्पाद नहीं बनाता। चौथा, क्षार की अधातु ऑक्साइड
से अभिक्रिया। क्षार की हमने किससे अभिक्रिया कराई है? अधातु ऑक्साइड से। जैसे NaOH की हमने रिएक्शन करा दी CO2 से, ठीक है। NaOH की रिएक्शन हमने किससे करा दी? CO2 से। तो यहां से क्या होगा, ठीक है, हम ये दो तत्व ले लेते हैं। यहां से हमारे पास बनेगा Na2CO3 और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। और एक ऑक्सीजन साथ जुड़कर क्या बना लेगा यहाँ पर? जल। ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा देखेंगे। हमने एक क्षार लिया 2NaOH और इसकी किससे अभिक्रिया करा दी? अधातु ऑक्साइड। कार्बन अधातु होता है। यहां से ये किस भाग में टूटा? Na के 2 अणु और OH माइनस के भी कितने अणु? 2। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? और यहां से C+4 और 2O-2। तो यहां से क्या रिएक्शन बनेगी हमारे पास? Na2CO3। नाइट्रोजन 2 बैलेंस है, कार्बन ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 1 3। तो साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा? जल। अर्थात क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया कर, ये तो क्या हो गया? लवण। और ये क्या है? जल। जल बनाता है। ठीक है, क्षार धातु ऑक्साइड से क्रिया कर लवण व जल बनाता है। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसका। अभी हमने अम्ल की धातु से और क्षार की अधातु से विक्रिया कराई। अब हम अम्ल की क्षार से विक्रिया करा रहे हैं। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की अभिक्रिया। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl और NaOH। ठीक है, यहां से क्या होगा? H+Cl-, यहां से Na+ और OH-। ये दोनों मिलकर तो क्या बना देंगे? नमक, NaCl। ये हमारा हो गया लवण। और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? H2O। अर्थात जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है? लवण और जल। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण व जल का निर्माण होता है। ठीक है, लवण व जल का निर्माण होता है और हम इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कह देते हैं। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन आता है उदासीनीकरण किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा क्या होगी? जब प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण व जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये तो हो गई अम्ल व क्षार की अभिक्रिया।
अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, वो है हमारे दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग है क्या? ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग क्या है? तो सबसे पहला उपयोग होता है जठर रस। ये जठर रस कहां पाया जाता है? जठर रस पाया जाता है हमारे आमाशय, ठीक है, हमारे आमाशय पेट में। और ये जठर रस होता क्या है? ये जठर रस होता है HCl। जैसा कि आपको पता है कि अपने स्टमक में, आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका कार्य क्या होता है? जिसका कार्य होता है जो भोजन हमारे शरीर में गया है उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करना, और उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया या कोई जीवाणु है उसको नष्ट करना, ठीक है। आमाशय में HCl का कार्य है भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करना व भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करना व भोजन में उपस्थित अगर कोई बैक्टीरिया है या क्या है जीवाणु को नष्ट को क्या कर देना? नष्ट करना। HCl का कार्य आमाशय में जो भोजन है उसके छोटे छोटे टुकड़े करना ताकि वो अच्छे से पच सके, और भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया और जीवाणु, यदि हमारे भोजन में कोई बैक्टीरिया या जीवाणु है तो उसको क्या करना? नष्ट, ठीक है। तो पहला तो हो गया जठर रस। दूसरा लेते हैं लार में। जैसा कि आपको पता है हमारी लार में कुछ जीवाणु होते हैं या कुछ रसायन होता है जो कि क्या कार्य करता है? भोजन को बचाने का कार्य करता है, ठीक है। हमारे मुंह की पीएच अप्रोक्स 5.6 होती है। पीएच क्या है मैं आपको आगे आने वाली क्लास में बताने वाला हूं, ठीक है। हमारे मुख की पीएच कितनी होती है? 5.6। मतलब हमारे मुंह में जो लार होती है वो कैसी होती है? अम्लीय है, जिसका कार्य क्या होता है? भोजन को बचाना। लार का कार्य भोजन के पाचन में सहायता करना व प्रोटीन का संश्लेषण करना। यह है भोजन का पाचन करने में सहायक होती है और प्रोटीन का क्या कर देती है? संश्लेषण, ठीक है। तीसरा अम्लीय वर्षा, ठीक है। अम्लीय वर्षा है हमारे एनवायरनमेंट में ना बहुत सारी गैसेस है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण बढ़ने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ऐसी बहुत सारी गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में पहुंच रही है, ठीक है। और हमारे एनवायरनमेंट में भी कौन कौन सी गैसें होती हैं? कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन तो है, ठीक है।
तो ये सब ना जल के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेती हैं? अम्ल का। ठीक है, किसका निर्माण कर लेती हैं? अम्ल का। और वर्षा के समय में ये अम्ल की बूंदें पानी के साथ कहां जाती हैं? नीचे। ठीक है, आपने सुना होगा, कहते भी हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। पहली बारिश का मतलब क्या होता है? पहली बारिश का मतलब होता है हमारे एनवायरनमेंट में जो अम्ल बन चुका है वो पहली बारिश की बूंद के साथ कहां आएगा? जमीन पर, और उसे हम क्या कह देते हैं? अम्लीय वर्षा। ठीक है, अब ये अम्लीय वर्षा का क्या फायदा है, क्या नुकसान है? अम्लीय वर्षा के फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। ठीक है, पहला नुकसान, ये अगर किसी इंसान की त्वचा पर पड़ता है तो उसको स्किन रोग हो सकते हैं। ठीक है, स्किन से बीमारियां हो सकती हैं, फुंसी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रोग हो सकते हैं। दूसरा, अगर ये हमारे लोहे के गेट पर या लोहे की वस्तुओं पर पड़ती है तो लोहे पर जंग लगना चालू हो जाती है। तीसरा, भवन निर्माण के बाहर हम जो पेंट करवाते हैं, ठीक है, उसकी परत को हटा देती है। चौथा, अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये फसलों को नुकसान भी पहुंचा देती है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हैं? फायदा, यह भूमि के अंदर जाकर भूमि के अंदर जो अम्ल या लवण कम हो गए थे उनकी मात्रा को पूरा कर देती है। ठीक है, अगर उचित मात्रा में हो तो ये किसानों की खेती को फायदा करती है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो यह उसी खेती को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो देखते हैं अम्लीय वर्षा। प्रदूषण के कारण लगातार कई विषैली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया आदि वायुमंडल में पहुंच रही हैं तथा जल व O2 गैस के साथ जल व O2 गैस के साथ अभिक्रिया कर अम्ल का निर्माण करती है। अम्ल का निर्माण करती है। ठीक है, ये अम्ल वर्षा के दिनों में, ठीक है, ये अम्ल वर्षा के दिनों में बारिश की बूंदों के साथ जमीन पर गिरते हैं। बारिश की बूंदों के साथ जमीन पर गिरते हैं। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, प्रदूषण के कारण लगातार कई विषैली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया आदि वायुमंडल में पहुंच रही हैं और जल व ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रही हैं? अम्ल का। ठीक है, ये अम्ल वर्षा के दिनों में बारिश की बूंदों के साथ कहां पर गिरते हैं? जमीन पर। बारिश की बूंदों के साथ कहां पर गिरते हैं? जमीन पर। और इसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। इसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं।
बैटरी। हमारे जो कार या बड़े बड़े व्हीकल्स हैं या जो हमारी घर में आने वाले इन्वर्टर्स हैं या जो हमारे टू व्हीलर्स स्कूटी या मोटरसाइकिल इनकी बैटरी है, उनके अंदर भी हम अम्ल का प्रयोग करते हैं। और कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? उनके अंदर प्रयोग होता है H2SO4 अम्ल का। इनके अंदर किसका प्रयोग होता है? H2SO4 अम्ल का। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, पांचवा, कुछ कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जैसे मधुमक्खी, ठीक है, हम भौरा बोलते हैं, हम चींटी बोलती हैं, ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बिच्छू, इनके डंक में भी अम्ल होता है। और कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, इनके डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। छठा, आप जो टमाटर खा रहे हैं या टमाटर से बनी हुई चीजें खा रहे हैं या संतरा खा रहे हैं, जितनी भी खट्टी चीजें खा रहे हैं, उनमें भी क्या होता है? अम्ल। ठीक है, तो खट्टी चीजों में भी क्या होता है? अम्ल। खट्टे पदार्थों में क्या होता है? अम्ल। सातवां, दूध या दूध से बने तत्वों में भी क्या होता है? अम्ल। दूध से बने पदार्थों में भी क्या होता है? अम्ल। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ाया है एक बार उसको हम रिपीट कर लेते हैं। आज हमने पढ़ाया है कि अम्ल की और क्षार की धातु अधातु के साथ क्या अभिक्रिया है। तो पहला पॉइंट, अम्ल की किससे अभिक्रिया कराएंगे हम? धातु से। तो क्या बनेगा हमारे पास? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल H2SO4 प्लस Zn, तो यहां से बड़ा ZnSO4 प्लस H। ठीक है, दूसरा, अब अगर हम अम्ल की धातु ऑक्साइड से भी क्रिया कराएं तो हमारे पास बनेगा लवण प्लस जल। लवण प्लस जल, जैसे एग्जांपल 2HCl की रिएक्शन किससे करा दी? CuO, तो यहां से बना CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, तीसरा, धातु क्षार के साथ तो अभिक्रिया करते ही नहीं है, तो कौन करेंगे? अधातु। तो हम क्षार की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? अधातु ऑक्साइड से। ठीक है, क्षार की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? अधातु ऑक्साइड से। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर हमारे पास लवण बनेगा और कौन सी गैस निकल जाएगी? H2O। अच्छा, क्या बनेगा हमारे पास? सॉरी, जल बनेगा, जल। ठीक है, क्षार जैसे हमने ले लिया NaOH और इसकी रिएक्शन करा दी CO2 से, तो हमारे पास बना Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, Na2CO3 प्लस H2O। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, ऐसे ही चौथा, अगर हम प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार की अभिक्रिया करें तो हमारे पास बन जाएगा लवण प्लस जल। ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा? लवण प्लस जल, जैसे HCl और NaOH, तो NaCl प्लस H2O। और इस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं?
उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। अब दैनिक जीवन में रसायन के क्या क्या उपयोग हैं? तो पहला, जठर रस। जठर रस क्या होता है? HCl, और ये किसमें पाया जाता है? अमाशय में। इसका काम क्या होता है? भोजन के छोटे छोटे टुकड़े प्लस बैक्टीरिया या फिर जो भी जीवाणु है उनको क्या कर देना? नष्ट। उनको क्या कर देना? नष्ट। ठीक है। दूसरा, हमारा बैटरी आ गया, तो बैटरी के अंदर हम कौन सा एसिड यूज लेते हैं? H2SO4। ठीक है। बैटरी के अंदर हम कौन सा एसिड यूज लेते हैं? H2SO4। तीसरा, लार में अम्ल। अब लार में हमारे अम्ल होते हैं। ठीक है। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है भोजन के पाचन में सहायक और प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण। चौथा, हमारे जो क्या कहते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं या छोटे छोटे कीट होते हैं, उनके डंक में भी क्या पाया जाता है? अम्ल। पांचवा, टमाटर या जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें क्या पाया जाता है? अम्ल। छठा, दूध या इसके जो पदार्थ हैं इनमें भी क्या पाया जाता है? अम्ल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस पदार्थ के अंदर कौन से अम्ल पाए जाते हैं, किसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसका नाम क्या है। उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल कि पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल के अकॉर्डिंग हम कैसे बता सकते हैं कि कोई रसायन अम्ल है, क्षार है या फिर लवण है। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो, और अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है तो आप हमें क्वेरी कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।